बीरबल और अदृश्य अपराधी का रहस्य अध्याय 1। शाही खजाने की काली रात आगरा के किले पर अमावस की काली छाया पड़ी थी। सर्द हवाएं दीवारों से टकराकर एक डरावनी सीटी बजा रही थी। ये वही रात थी जब मुगल सल्तनत के इतिहास में सबसे अजीबोगरीब चोरी होने वाली थी। बादशाह अकबर का नवरत्न कक्ष, जहां दुनिया की सबसे नायाब चीजें रखी जाती थी, पूरी तरह सुरक्षित माना जाता था। उस कक्ष की सुरक्षा ऐसी थी कि परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। दरवाजे पर 4 हटे कटे पहरेदार नंगी तलवारें लिए खड़े थे। कक्ष के भीतर जाने का केवल एक ही रास्ता था और उस दरवाजे की चाबी केवल खजांची ट्रेजरर टोडरमल के पास रहती थी। उस रात कक्ष के अंदर सल्तनत का गौरव नाम से मशहूर एक बेशकीमती नीलम ब्लू सैफायर रखा गया था। कहा जाता था कि ये नीलम जिस राजा के पास होता है उसकी हुकूमत कभी कम नहीं होती। रात के 3 बजे पहरेदारों को कक्ष के अंदर से एक हल्की सी खड़खड़ाहट सुनाई दी। वे सतर्क हो गए। कौन है वहां? मुख्य पहरेदार शेर सिंह ने कड़कती आवाज में पूछा। अंदर से कोई जवाब नहीं आया, केवल सन्नाटा। शेर सिंह ने तुरंत खतरे की घंटी बजा दी। कुछ ही पलों में मशाले जल उठीं और महल के सैनिक वहां जमा हो गए। दीवान टोडरमल को नींद से जगाकर बुलाया गया। उनके कांपते हाथों ने ताला खोला। जैसे ही भारी दरवाजा चरमराते हुए खुला, सभी की आंखें फटी की फटी रह गई। कमरा खाली था। फर्श पर बिछा मखमली कालीन वैसा ही था। रोशनदान पर लगी लोहे की मोटी जाली अपनी जगह पर थी। दीवारें ठोस थी, लेकिन कमरे के बीचों बीच रखे मखमली तकिए पर वो नीलम गायब था। सबसे खौफनाक बात यह थी कि कमरे के फर्श पर बिछी महीन धूल, जो सुरक्षा के लिए विशेष रूप से छिड़की गई थी, पर किसी के पैरों के निशान नहीं थे। न जाने के न आने के। चोर आया, उसने चोरी की और गायब हो गया बिना जमीन पर पैर रखे। ये काम किसी इंसान का नहीं, बल्कि किसी अदृश्य साइड का लग रहा था। अध्याय 2। बादशाह का क्रोध। अगली सुबह दीवान खास में सन्नाटा पसरा था। बादशाह अकबर का चेहरा गुस्से से लाल था। उनके सामने शेर सिंह और बाकी पहरेदार सिर झुकाए खड़े थे। क्या तुम हमें यह कहना चाहते हो शेर सिंह, अकबर ने दहाड़ा, कि एक जिन्न हमारे खजाने में घुसा, नीलम उठाया और हवा में घुल गया, और तुम लोग वहां बुतों की तरह खड़े रहे? जहां पनाह, गुस्ताखी माफ, शेर सिंह ने गिड़गिड़ाते हुए कहा। लेकिन उस कमरे में कोई इंसान दाखिल नहीं हुआ। हमने पलक तक नहीं झपकाई थी और फर्श पर किसी के पैरों के निशान भी नहीं है। ये जरूर कोई काला जादू है। अकबर ने अपने नवरत्नों की ओर देखा। मुल्ला दो प्याजा और अन्य दरबारी भी हैरान थे। कोई समाधान नहीं सूझ रहा था। बीरबल, अकबर ने अपनी उम्मीद भरी नजरें अपने सबसे चतुर मंत्री पर डाली। क्या तुम भी मानते हो कि यह किसी भूत प्रेत का काम है? बीरबल अपनी जगह से उठे, आदाब किया और मुस्कुराए। जहां पनाह, भूत प्रेत केवल कहानियों में होते हैं या हमारे डर में। अपराधी हाड़मांस का इंसान ही है। बस उसने अपनी चतुराई से खुद को अदृश्य बना लिया है। मुझे मौका दे, मैं उस अदृश्य अपराधी को आपके कदमों में ला खड़ा करूंगा। अकबर ने हामी भर दी। तुम्हारे पास 3 दिन है बीरबल। अगर नीलम नहीं मिला तो इन पहरेदारों को सूली पर चढ़ा दिया जाएगा। अध्याय 3। घटनास्थल का मुआयना। बीरबल तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे। उन्होंने सबसे पहले उस कमरे का मुआयना किया। कमरा पूरी तरह बंद था। रोशनदान लगभग 20 फीट ऊपर था और उस पर लगी लोहे की छड़ें इतनी पास पास थी कि एक बच्चा भी वहां से नहीं निकल सकता था। फर्श पर बिछी राख धूल की परत एकदम समतल थी, सिवाय उस जगह के जहां से नीलम उठाया गया था। वहां हल्का सा दबाव था, जैसे किसी ने हवा में लटक कर उसे उठाया हो। बीरबल ने फर्श को गौर से देखा। फिर उन्होंने दीवारों को सूंघा। दीवारों पर कहीं की बहुत हल्की अजीब सी गंध आ रही थी, सड़े हुए मांस और मछली के तेल जैसी।
बीरबल बुदबुदाए। उन्होंने पहरेदारों से पूछा, क्या कल रात तुम लोगों ने कुछ अजीब देखा या सुना? कुछ नहीं हुजूर, एक पहरेदार ने कहा। बस आधी रात के वक्त हवा बहुत तेज चल रही थी और रोशनदान के पास बहुत सारे चमगादड़ उड़ रहे थे। उनकी फड़फड़ाहट से हम थोड़ा परेशान जरूर हुए थे। चमगादड़। बीरबल की आंखों में चमक आ गई। रोशनदान के पास? बीरबल ने ऊपर देखा। रोशनदान की जाली के पास उन्हें एक बहुत छोटा, लगभग न दिखने वाला धागा फंसा हुआ मिला। उन्होंने उसे निकलवाया। वो रेशम का धागा नहीं था, बल्कि किसी जानवर का बाल जैसा मजबूत रेशा था। बीरबल समझ गए कि खेल क्या है, लेकिन अभी अपराधी का चेहरा साफ नहीं था। अध्याय 4। अदृश्य का विज्ञान। बीरबल वापस अपने महल आए और सोचने लगे। कोई अंदर नहीं गया, कोई बाहर नहीं आया, फर्श पर निशान नहीं, लेकिन नीलम गायब है। इसका मतलब है कि चोर ने कमरे में प्रवेश ही नहीं किया। उन्होंने अपने एक गुप्तचर को बुलाया। जाओ और पता करो कि आगरा के बाजारों में पिछले एक हफ्ते में किसने मदारी के खेल दिखाए हैं या किसने अजीबोगरीब जानवरों को पाल रखा है, खास तौर पर ऐसे जानवर जो बहुत ऊंचाई पर चढ़ सकते हो। अगले दिन गुप्तचर खबर लाया, हुजूर, यमुना पार की बस्ती में एक बूढ़ा मदारी रहता है जिसका नाम कालिया है। उसके पास एक लंगूर है जिसे उसने बहुत ही अजीब करतब सिखाए हैं, पर वो तो सिर्फ तमाशा दिखाता है। बीरबल ने सिर हिलाया। तमाशा और चोरी में बस नियत का फर्क होता है, लेकिन कहानी इतनी सीधी नहीं थी। एक लंगूर नीलम चुरा सकता है, लेकिन वो ताला नहीं खोल सकता और दरवाजा तो बंद था। इसका मतलब था कि लंगूर रोशनदान से आया होगा, लेकिन रोशनदान की सलाखें बहुत पतली थी। लंगूर अंदर नहीं आ सकता था। बीरबल फिर उलझ गए। अगर जानवर अंदर नहीं आ सकता और इंसान अंदर नहीं जा सकता, तो नीलम बाहर कैसे आया? तभी बीरबल को वो धागा याद आया जो रोशनदान में मिला था, और फिर वो गंध मछली के तेल की। अचानक बीरबल जोर से हंसे। ओह, तो ये चाल है। अपराधी सच में अदृश्य है, क्योंकि वो कमरे में कभी था ही नहीं। अध्याय 5। जाल। तीसरे दिन की शाम बीरबल ने दरबार में ऐलान किया कि उन्होंने चोर का पता लगा लिया है। जहां पनाह, चोर कोई जिन्न नहीं है, लेकिन उसे पकड़ने के लिए हमें आज रात वही माहौल बनाना होगा जो चोरी वाली रात था। अकबर और सारे दरबारी फिर से उसी नवरत्न कक्ष के बाहर जमा हुए। बीरबल ने आदेश दिया कि कक्ष के अंदर एक नकली लाल मणिक, रूबी, रखा जाए। दरवाजे बंद कर दिए गए। बीरबल ने सभी को छिपकर देखने का इशारा किया। महल की सभी रोशनी बुझा दी गई। सन्नाटा छा गया। घंटों बीत गए। आधी रात के बाद अचानक रोशनदान के बाहर हलचल हुई। चांदनी रात में सबको एक परछाई रोशनदान की जाली पर बैठी दिखाई दी। वो इंसान नहीं था, वो एक छोटा, बहुत ही छोटा बंदर, प्रजाति जैसा था, जिसे विशेष रूप से प्रशिक्षित किया गया था। लेकिन वो बंदर सलाखों के अंदर नहीं जा रहा था, बल्कि उसने अपनी पीठ पर बंधे एक छोटे से यंत्र से एक पतली रस्सी नीचे लटकाई। रस्सी के सिरे पर एक चुंबक या गोंद जैसा पदार्थ लगा था। प्राचीन काल में गोंद का उपयोग होता था। बंदर ने बड़ी ही सावधानी से रस्सी को नीचे उतारा। वो रस्सी सीधे उस मणिक, रूबी, की ओर जा रही थी। बीरबल, अकबर और दरबारी सांस रोके देख रहे थे। रस्सी का सिरा मणिक से चिपका और बंदर ने धीरे धीरे उसे ऊपर खींचना शुरू किया। पकड़ो, बीरबल चिल्लाए। तीरंदाजों ने निशाना साधा, लेकिन बीरबल ने रोका। मारना मत, हमें इसके मालिक तक पहुंचना है। जाल फेंका गया और वो छोटा बंदर पकड़ा गया। उसके गले में एक पट्टा था जिस पर एक निशान बना था। शाही नक्काशी का एक बिगड़ा हुआ रूप। अध्याय 6। असली अपराधी बंदर के पकड़े जाने के बाद भी सवाल था, मालिक कौन है? बीरबल ने उस बंदर को एक पिंजरे में डाला और उसे छोड़ दिया। बंदर डरकर भागा
और बीरबल अपने सैनिकों के साथ उसके पीछे गए। बंदर किले की दीवारों से होता हुआ शहर की तंग गलियों से निकलकर एक आलीशान हवेली की छत पर जा बैठा। ये किसी गरीब मदारी की झोपड़ी नहीं थी। ये हवेली थी शाही वास्तुकार, रॉयल आर्किटेक्ट मिर्जा गालिब बेग की। सैनिकों ने हवेली को घेर लिया। जब तलाशी ली गई तो मिर्जा बेग के तहखाने में वो नीलम मिल गया। अकबर हैरान थे। मिर्जा बेग उनका बहुत करीबी था और उसने ही उस सुरक्षित कक्ष का नक्शा बनाया था। दरबार में मिर्जा बेग को पेश किया गया। अकबर ने कड़क कर पूछा, मिर्जा, तुम्हें धन की क्या कमी थी जो तुमने ये नीच काम किया और तुम्हें लगा तुम बीरबल की नजरों से बच जाओगे? मिर्जा बेग घुटनों पर गिर पड़ा। जहांपना, मुझे लगा कि मैंने असंभव चोरी की योजना बनाई है। मुझे लगा कि हर कोई इसे जिन्न का काम मान लेगा। मैंने उस बंदर को बरसों से प्रशिक्षित किया था। मछली के तेल की गंध उसे लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए थी, क्योंकि नीलम पर वो तेल लगाया गया था ताकि अंधेरे में भी जानवर उसे सूंघ सके। मुझे लगा मैं अदृश्य रहूंगा। अध्याय 7। बीरबल का निष्कर्ष। अकबर ने मिर्जा बेग को कारावास की सजा सुनाई और बीरबल की ओर मुड़े। बीरबल, तुमने मछली के तेल की गंध और उस धागे से ये सब कैसे समझा? बीरबल मुस्कुराए। जहांपना, अपराधी अक्सर अपनी होशियारी में एक छोटी सी गलती कर जाता है। 1. पैरों के निशान न होना ये बताता था कि चोर जमीन पर नहीं चला। 2. रोशनदान पर धागा ये बताता था कि कुछ ऊपर से नीचे गया था। 3. गंध ने बताया कि ये काम किसी प्रशिक्षित जानवर का है जो गंध के सहारे अंधेरे में भी चीजें ढूंढ सकता है। लेकिन सबसे बड़ा सबूत यह था कि रोशनदान की सलाखें इतनी पतली थी कि कोई इंसान तो क्या, आम बंदर भी नहीं घुस सकता था। इसलिए चोर ने या तो कोई यंत्र इस्तेमाल किया या बहुत छोटा जानवर, और किले के नक्शे और रोशनदान की सटीक स्थिति केवल उसका निर्माण करने वाले मिर्जा बेग को ही पता हो सकती थी। अकबर ने अपनी मोतियों की माला उतारकर बीरबल को पहना दी। मान गए बीरबल। सच में, अपराधी चाहे जितना भी अदृश्य बनने की कोशिश करे, बुद्धिमानी की रोशनी उसे देख ही लेती है। सबप्लॉट्स, पात्रों का विस्तृत जीवन और ऐतिहासिक विवरण जोड़ने होंगे। बेजान खामोशी फतेहपुर सीकरी की वो रात सामान्य नहीं थी। आसमान में बादल ऐसे उमड़ रहे थे जैसे कोई सेना आक्रमण करने आ रही हो। महल के दीवाने खास में हमेशा चहल पहल रहती थी, लेकिन आज वहां मौत जैसा सन्नाटा था। शहंशाह जलालुद्दीन मोहम्मद अकबर अपने तख्त पर नहीं बैठे थे। वे खिड़की के पास खड़े होकर बाहर गिरती बिजली को देख रहे थे। उनके चेहरे पर पसीने की बूंदें थी और आंखों में एक अजीब सा खौफ। दरबारी सहमे हुए थे। तानसेन का वीणा वादन रुका हुआ था। मानसिंह अपनी तलवार की मूठ पर हाथ रखे सतर्क खड़े थे। तभी अकबर पलटे। उनकी आवाज भारी और कांपती हुई थी। बीरबल जी। जहांपनाह, बीरबल ने आगे बढ़कर झुकते हुए कहा, आज सुबह हमारे सिरहाने एक पर्ची मिली। अकबर ने अपनी मुट्ठी खोली। उसमें एक लाल रंग का कागज था जिस पर खून जैसी स्याही से कुछ लिखा था। अकबर ने पढ़ा, शहंशाह, वो क्या है जो आपके पास है लेकिन आप उसे देख नहीं सकते? वो आपको मार रहा है लेकिन आप उसे छू नहीं सकते। अगर कल पूर्णमासी की रात तक आपने इसका जवाब नहीं दिया तो मुगल सल्तनत का आखिरी वारिस अपनी जान से हाथ धो बैठेगा। दरबार में हड़कंप मच गया। ये सिर्फ एक पहेली नहीं थी, ये शहजादे सलीम, जहांगीर की जान की धमकी थी। सलीम पिछले 2 दिनों से शिकार पर गए हुए थे और अभी तक नहीं लौटे थे। ये सवाल किसने भेजा है? अबुल फजल ने घबराहट में पूछा। कोई नहीं जानता। अकबर ने कागज बीरबल को थमाया। महल के पहरेदार कहते हैं कि कोई अंदर नहीं आया। ये कागज हवा में उड़कर मेरे बिस्तर पर नहीं आ सकता। दुश्मन हमारे बीच ही है। अध्याय 2। खून की स्याही का सच। बीरबल ने उस कागज को हाथ में लिया। वो कागज आम नहीं था।
वो बहुत मोटा और खुरदरा था और उससे एक अजीब सी गंध आ रही थी, कपूर और जलते हुए मांस की मिलीजुली गंध। जहां पनाह, बीरबल ने गंभीरता से कहा, यह साधारण धमकी नहीं है, ये काल भैरव पंथ का तरीका लगता है, जो तांत्रिक विद्याओं में विश्वास रखते हैं। लेकिन सवाल यह है कि यह कागज महल के सबसे सुरक्षित कमरे तक पहुंचा कैसे? बीरबल ने कागज को रोशनी के पास लाकर देखा। उसमें एक बहुत हल्का वाटरमार्क, पानी का निशान था, एक टूटे हुए खंजर का निशान। सेनापति मानसिंह, बीरबल ने तुरंत आदेश दिया सा लहजे में कहा, किले के सभी दरवाजे बंद कर दिए जाएं। शहजादे सलीम को खोजने के लिए साए, गुप्तचरों की सबसे तेज टुकड़ी भेजी जाए और शाही हकीम को बुलाया जाए। हकीम क्यों? अकबर ने पूछा। क्योंकि हुजूर, ये स्याही खून नहीं है, ये रत चंदन और एक जहरीले सांप के विष का मिश्रण है। जिसने भी इसे लिखा है उसके हाथों में अब तक छाले पड़ गए होंगे। बीरबल की नजरें पूरे दरबार पर घूमी। उन्होंने देखा कि शाही खजांची ट्रेजरर रशीद खान अपने हाथों को अपनी आस्तीन में छिपाने की कोशिश कर रहे थे। बीरबल ने कुछ नहीं कहा, बस एक हल्की मुस्कान दी। अध्याय 3। गायब शहजादा। अगली सुबह खबर आई कि शहजादे सलीम का घोड़ा जंगल के किनारे मिला है, लेकिन शहजादा गायब है। उनके अंगरक्षकों की लाशें पास की एक गुफा में मिली। लाशों के पास वही निशान बना था, टूटा हुआ खंजर। अकबर टूट चुके थे। बीरबल, मेरे बेटे को बचाओ। सल्तनत ले लो, लेकिन मेरा बेटा मुझे वापस चाहिए। बीरबल ने अकबर के कंधे पर हाथ रखा। धीरज रखें जहांपनाह, अपराधी हमें उलझाना चाहता है। उसने जो सवाल पूछा है वो क्या है जो आपके पास है, लेकिन आप देख नहीं सकते, और वो आपको मार रहा है? इसका जवाब ही सलीम का पता है। बीरबल, मुल्ला दो प्याजा और मानसिंह उस गुफा की ओर निकले जहां लाशें मिली थी। गुफा के अंदर अजीब से चित्र बने थे। मुल्ला दो प्याजा ने नाक सिकोड़ी। ये जगह मनहूस है। बीरबल ने मशाल उठाई और गुफा की दीवार पर ध्यान से देखा। वहां कोयले से कुछ लिखा था, वक्त, टाइम। वक्त? मानसिंह ने पूछा। क्या पहली का जवाब वक्त है? नहीं, बीरबल ने सिर हिलाया। ये इतना आसान नहीं हो सकता। अपराधी हमें गुमराह कर रहा है। वक्त हमें मारता जरूर है, लेकिन वो हमारे पास होता नहीं है। सवाल था जो आपके पास है। तभी बीरबल की नजर गुफा के फर्श पर पड़ी। वहां मिट्टी ताजी खुदी हुई थी। बीरबल ने खोदने का इशारा किया। वहां से एक संदूक मिला। संदूक के अंदर शहजादे सलीम की शाही अंगूठी और एक और पर्ची थी। पर्ची पर लिखा था, गलत दिशा में देख रहे हो बीरबल। जवाब जंगल में नहीं, महल की नींव में है। अध्याय 4। गद्दार का चेहरा। बीरबल समझ गए कि अपराधी महल के अंदर ही है और वो बीरबल की हर चाल को देख रहा है। वो वापस महल लौटे। उन्होंने सीधे रशीद खान खजांची के कक्ष में धावा बोला। अपने हाथ दिखाओ रशीद। बीरबल ने कड़क कर कहा। रशीद खान घबरा गए। उन्होंने हाथ दिखाए। वे बिल्कुल साफ थे, कोई छाले नहीं। बीरबल चौंक गए। मेरी गणना गलत कैसे हो सकती है? उस स्याही से हाथ चलने चाहिए थे। तभी बीरबल की नजर रशीद के कमरे में रखे एक पिंजरे पर पड़ी। उसमें एक मैना, पक्षी थी। मैना बार बार एक ही शब्द दोहरा रही थी, अंधेरा, अंधेरा, दीरागर, दीरागर। बीरबल की आंखों में चमक आ गई। दीरागर आगरे के किले का सबसे पुराना और खंडहर हिस्सा था, जिसे बरसों पहले बंद कर दिया गया था क्योंकि वहां भूल भुलैया थी। बीरबल ने रशीद खान से माफी मांगी। ये सिर्फ एक नाटक था और दीरागर की ओर दौड़े। लेकिन वे अकेले नहीं गए। उन्होंने अपने साथ अकबर को भी लिया, लेकिन वेश बदलकर। अध्याय 5। दीरागढ़ का तहखाना। दीरागर के खंडहरों में धूल और जालों का साम्राज्य था। मशाल की रोशनी में परछाइयां नाच रही थी। चलते चलते उन्हें एक भारी लोहे का दरवाजा मिला।
अंदर से हल्की रोशनी आ रही थी। बीरबल ने दरवाजे के सुराग से झांका। अंदर का नजारा चौंकाने वाला था। शहजादा सलीम एक खंभे से बंधे थे। उनके सामने एक नकाबपोश आदमी खड़ा था जो अपनी तलवार की धार तेज कर रहा था। आज रात पूर्णमासी है, नकाबपोश ने सलीम से कहा। अगर तेरे बाप ने जवाब नहीं दिया तो तेरा सिर उसके कदमों में होगा। अकबर अपना आपा खोने ही वाले थे कि बीरबल ने उन्हें रोक दिया। जल्दबाजी नहीं जहांपना, हमें पहले सवाल का जवाब देना होगा, वरना ये गिरोह बहुत बड़ा हो सकता है। बीरबल ने जोर से दरवाजा खटखटाया। नकाबपोश चौंक गया। कौन है? मौत, बीरबल ने भारी आवाज में कहा। या फिर जवाब। नकाबपोश ने दरवाजा खोला, ये सोचकर कि उसका कोई साथी होगा। तभी मानसिंह के सैनिकों ने हमला बोल दिया। तलवारें खनखना उठीं। नकाबपोश बहुत फुर्तीला था, लेकिन मानसिंह के सामने उसकी एक न चली। उसे पकड़ लिया गया। जब नकाब हटाया गया तो सब सन्न रह गए। वो कोई और नहीं बल्कि अकबर का सौतेला भाई मिर्जा हकीम का बेटा शहजादा दानिश था, जिसे बरसों पहले मरा हुआ मान लिया गया था। अध्याय 6। रहस्यमयी सवाल का जवाब। दानिश को जंजीरों में जकड़कर दरबार में लाया गया। अकबर अपनी गद्दी पर बैठे थे। उनकी आंखों में दुख और क्रोध दोनों था। तुमने मेरे बेटे को क्यों अगवा किया दानिश? मैंने तुम्हें अपना खून माना था, अकबर ने कहा। दानिश हंसा, एक पागलपन भरी हंसी। खून? तुमने मेरे पिता का तख्त छीना था। मैं सिर्फ अपना हक मांग रहा था, लेकिन तुम हार गए अकबर। तुम मेरे सवाल का जवाब नहीं दे पाए। अब तुम गद्दी पर बैठने के लायक नहीं हो। पूरा दरबार खामोश था। सवाल अभी भी हवा में लटक रहा था। वो क्या है जो आपके पास है लेकिन आप देख नहीं सकते? वो आपको मार रहा है लेकिन आप उसे छू नहीं सकते। बीरबल आगे आए। तुम गलत हो दानिश, बीरबल की आवाज गूंजी। जहांपनाह ने जवाब उसी वक्त दे दिया था जब वे तुम्हें पकड़ने आए थे। दानिश ने बीरबल को घूरा। क्या बकवास है? बीरबल ने अकबर की ओर देखा और मुस्कुराए। जहांपनाह, वो चीज जो हमारे पास है, जिसे हम देख नहीं सकते, लेकिन वो हमें अंदर ही अंदर मारती है, वो है हमारा अपना संदेह, शक, डाउट, सस्पिशन। बीरबल ने बात आगे बढ़ाई। संदेह इंसान के पास होता है पर दिखाई नहीं देता। संदेह ही था जिसने आपको, अकबर को, डराया कि सलीम मर जाएगा। संदेह ही था जिसने दानिश, तुम्हें ये यकीन दिलाया कि तुम तख्त पा सकते हो। और इसी संदेह ने तुम्हें मारा क्योंकि तुम्हें लगा कि हम कभी दीरागर नहीं पहुंच पाएंगे। दानिश का चेहरा पीला पड़ गया। अकबर खड़े हुए। बीरबल ने सही कहा। जब तक मुझे संदेह था मैं कमजोर था। जब मैंने विश्वास किया मैंने अपना बेटा वापस पा लिया। अध्याय 7। आखिरी चाल। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। दानिश अचानक जोर से हंसा। वाह बीरबल, बहुत खूब, लेकिन क्या तुमने सोचा कि मैं अकेले इतना बड़ा काम कर सकता था? अचानक दरबार के एक कोने से एक तीर संस्काता हुआ आया और सीधे दानिश के गले में लग गया। दानिश वही ढेर हो गया। तीर उस दिशा से आया था जहां वजीर रशीद खान खड़े थे। रशीद खान भागने की कोशिश करने लगे, लेकिन मानसिंह ने उन्हें दबोच लिया। बीरबल ने रशीद खान के हाथ देखे। अब उन पर छाले साफ दिख रहे थे। उसने अपने हाथों पर मोम की परत चढ़ा रखी थी ताकि बीरबल को धोखा दे सके, लेकिन गर्मी से मोम पिघल गया था। तो असली खिलाड़ी तुम थे, बीरबल ने रशीद खान से कहा। दानिश सिर्फ एक मोहरा था। तुम चाहते थे कि अकबर और दानिश एक दूसरे को मार दे और फिर खजाने की चाबी हमेशा के लिए तुम्हारे पास हो। उपसंहार। एपिलॉग। शहजादा सलीम सुरक्षित थे। गद्दारों को सजा मिली। उस रात के बाद अकबर ने बीरबल को अपने पास बुलाया। बीरबल, तुमने कहा था कि जवाब संदेह है। क्या यह सच था या तुमने बस मौके को संभालने के लिए यह कहा? बीरबल मुस्कुराए और खिड़की से बाहर देखा, जहां अब बारिश रुक चुकी थी। जहांपनाह,
पहेलियों का कोई एक जवाब नहीं होता। उस वक्त संदेह सही जवाब था। लेकिन अगर आप गहराई से देखें तो उस सवाल का एक और जवाब भी है। क्या? अकबर ने पूछा। आयु, उम्र? बीरबल ने कहा, वो हमारे पास है, हम उसे देख नहीं सकते, और वो हर पल हमें मौत के करीब ले जा रही है, मार रही है। इसलिए जो भी वक्त हमारे पास है उसे संदेह में नहीं बल्कि अपनी प्रजा की भलाई में लगाना चाहिए। अकबर ने बीरबल को गले लगा लिया। खुदा का शुक्र है कि तुम हमारे पास हो बीरबल। तुम हमारी सल्तनत के वो रत्न हो जिसकी चमक को कोई अंधेरा नहीं छिपा सकता। एक घमंड का आगमन, ये उन दिनों की बात है जब मुगल सल्तनत का सूरज बुलंदी पर था। लेकिन दक्षिण भारत का एक राजा था, राजा उग्रसेन। उग्रसेन को अपनी सेना और अपनी बुद्धि पर बहुत घमंड था। उसने सुना था कि उत्तर में अकबर के पास बीरबल नाम का एक मंत्री है जो अपनी अक्ल से पहाड़ भी हिला सकता है। उग्रसेन को यह बात हजम नहीं हुई। एक दिन उग्रसेन अपनी विशाल सेना के साथ आगरा की सीमा पर आ धमका। उसने युद्ध का ऐलान नहीं किया बल्कि एक संदेश भिजवाया। दरबार में उग्रसेन का दूत आया और बोला, शहंशाह अकबर, हमारे महाराज उग्रसेन युद्ध नहीं बुद्धि की परीक्षा चाहते हैं। हमारे पास 500 सबसे खूंखार लड़ाके हैं जिन्हें कालदूत कहा जाता है। ये 500 सैनिक आज रात यमुना किनारे वाले जंगल में डेरा डालेंगे। अगर आपके बीरबल में दम है तो कल सूरज उगने से पहले बिना एक भी हथियार उठाए, बिना एक भी सैनिक मारे, इन 500 लड़ाकों को अपने घुटनों पर ला दे। अकबर का माथा ठनका। बिना हथियार उठाए, बिना मारे? ये असंभव है। दूत हंसा। अगर बीरबल ये नहीं कर पाए तो आगरा का किला हमारे महाराज का होगा, और अगर कर दिया तो हमारी पूरी सेना आपकी गुलाम होगी। अकबर ने बीरबल की तरफ देखा। बीरबल पान चबा रहे थे। उन्होंने पान का बीड़ा थूका और मुस्कुराए। जहां पनाह, सौदा मंजूर है। बस मुझे शाही भंडार से कुछ मटके, अर्दन पॉट्स, कुछ रस्सियां और 100 मन गुड़ चाहिए। दरबार सन्न रह गया। मटके और गुड़ से सेना को कैसे हराया जाएगा? अध्याय 2। जंगल का रहस्य। सूरज ढल चुका था। अमावस की काली रात थी। यमुना के किनारे जंगल में राजा उग्रसेन के 500 कालदूत तंबू गाड़कर जश्न मना रहे थे। वे निश्चिंत थे। उन्हें पता था कि बीरबल अकेले उन पर हमला नहीं कर सकता और अकबर की सेना को आने की इजाजत नहीं थी। उनका सेनापति विकराल सिंह एक विशालकाय आदमी था जो लोहे की जंजीरें भी चबा सकता था। वो आग के पास बैठकर हंस रहा था। वो बीरबल क्या करेगा? कविता सुनाकर हमें बोर करेगा? सारे सैनिक जोर से हंसे। उधर बीरबल ने अपने 20 भरोसेमंद सेवकों के साथ जंगल के चारों ओर एक घेरा बना लिया था। उनके पास कोई तलवार नहीं थी। उनके पास थे हजारों मिट्टी के मटके जिनमें उन्होंने जंगल से पकड़े हुए लाखों जुगनू, फायरफ्लाइज भर रखे थे और उन मटकों के मुंह पर पतला कपड़ा बांध दिया था। इसके अलावा बीरबल ने जंगल के ऊपर की तरफ बहने वाले नाले में वो 100 मन गुड़ घुलवा दिया था। रात के 11 बजे बीरबल ने अपना खेल शुरू किया। अध्याय 3। भूतों की महफिल। जंगल में अचानक हवा बदल गई। उग्रसेन के सैनिक जो मदिरा पी रहे थे उन्हें अजीब सी गंध आने लगी, मीठी और सड़ी हुई। ये गुड़ के पानी की गंध थी जो कीचड़ के साथ मिलकर अजीब महक रही थी। अचानक उत्तर दिशा से एक अजीब सी नीली रोशनी चमकी और फिर गायब हो गई। वो क्या था? एक सैनिक चिल्लाया। इससे पहले कि कोई समझ पाता, दक्षिण दिशा से वैसी ही रोशनी चमकी। ये बीरबल के सेवक थे जो मटकों से कपड़ा हटाते और ढक देते। दूर से ऐसा लग रहा था जैसे हवा में आत्माएं तैर रही हों। तभी जंगल के सन्नाटे को चीरती हुई एक भयानक आवाज आई, खून, हमें खून चाहिए। सैनिक डरकर खड़े हो गए। आवाज हवा में गूंज रही थी। उन्हें नहीं पता था कि बीरबल ने जंगल के चारों ओर विशेष प्रकार के भूमपू,
हॉलो बैम्बू पाइप्स लगवाए थे, जिनमें हवा फूंकने पर डरावनी आवाज निकलती थी। सेनापति विकराल सिंह चिल्लाया, डरो मत, ये दुश्मन की चाल है, अपनी तलवारें निकालो। लेकिन वे किससे लड़ते? दुश्मन तो दिख ही नहीं रहा था। सिर्फ हवा में तैरती रोशनियां, जुगनू और डरावनी आवाजें थी। अध्याय 4। अदृश्य हमला। रात के 1 बज चुके थे। सैनिकों का मनोबल टूटने लगा था। तभी एक और आफत आई। जंगल में लाखों चींटियां और कीड़े उस जगह की तरफ बढ़ने लगे जहां सैनिकों ने अपने तंबू गाड़े थे। क्यों? क्योंकि बीरबल ने वहां पहले ही गुड़ का पानी छिड़कवा दिया था। सैनिकों के पैरों पर, उनके कपड़ों में, उनके हथियारों पर चींटियां चढ़ने लगी। सैनिक कुलबुलाने लगे। वे अपने ही शरीर को नोचने लगे। अंधेरे में उन्हें लगा कि कोई अदृश्य शक्ति उन्हें काट रही है। भागो, यहां पिशाच है, वे हमारा मांस खा रहे हैं। एक सैनिक चिल्लाया और पागलों की तरह जंगल में भागने लगा। जैसे ही वो भागा, सामने एक पेड़ पर उसे एक लटकता हुआ सिर दिखाई दिया जो चमक रहा था। ये बीरबल का एक और मटका था जिस पर डरावना चेहरा बनाया गया था और अंदर दिया जल रहा था। सैनिक की चीख निकल गई, भूत, भूत। देखते ही देखते 500 बहादुर कालदूत बच्चों की तरह रोने और चिल्लाने लगे। वे अपनी तलवारें हवा में भांज रहे थे, जिससे वे एक दूसरे को ही घायल कर रहे थे। अध्याय 5। बीरबल की मायावी घोषणा। अव्यवस्था चरम पर थी। अब बीरबल ने अपना मास्टर स्ट्रोक खेला। उन्होंने एक ऊंचे टीले पर चढ़कर एक बड़े भूमपू मेगाफोन टाइप्स डिवाइस मेड ऑफ ब्रास से आवाज लगाई। आवाज इतनी भारी और गूंजती हुई थी कि लगा आसमान से आ रही हो। ऐ मूर्ख इंसानों, तुम वनदेवता के क्षेत्र में आए हो। अपनी जान बचाना चाहते हो तो अपने सारे हथियार जमीन पर फेंक दो और जमीन पर लेट जाओ। जो भी खड़ा रहेगा उसे अभी भस्म कर दिया जाएगा। उसी पल बीरबल के इशारे पर सेवकों ने टीले के पीछे बहुत सारा बारूद और कपूर जला दिया। एक जोरदार धमाका हुआ और आसमान में तेज रोशनी हुई। थके हुए, चींटियों से परेशान और डरे हुए सैनिकों ने सोचा कि सच में वनदेवता का प्रकोप टूट पड़ा है। सेनापति विकराल सिंह, जो सबसे ज्यादा बहादुर बनता था, सबसे पहले अपनी तलवार फेंककर जमीन पर लेट गया। क्षमा प्रभु, क्षमा। देखा देखी सारे 500 सैनिकों ने हथियार फेंक दिए और जमीन पर नाक रगड़ने लगे। अध्याय 6। सुबह का मंजर। सूरज की पहली किरण फूटी। अकबर, राजा उग्रसेन और शाही दरबारी जंगल के किनारे पहुंचे। नजारा देखकर उग्रसेन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके 500 सर्वश्रेष्ठ लड़ाके, जो शेर का भी शिकार कर सकते थे, वे सब जमीन पर औंधे मुंह पड़े थे। उनके हथियार दूर पड़े थे। वे थरथर कांप रहे थे और बुदबुदा रहे थे, हमें मत मारो, हमें मत मारो। सामने एक पेड़ के नीचे बीरबल मजे से बैठकर खजूर खा रहे थे। बीरबल ने उग्रसेन को देखा और हाथ हिलाया। आइए महाराज, आपकी सेना तो रात भर सोई ही नहीं, वनदेवता की भक्ति में लीन थी। उग्रसेन ने अपने सेनापति को लात मारी। उठो मूर्खों, यहां कोई देवता नहीं है, ये सिर्फ एक आदमी है। लेकिन सैनिकों का दिमाग इतना सुन हो चुका था कि वे उठने को तैयार ही नहीं थे। उन्हें अभी भी लग रहा था कि बीरबल ही वो जादूगर है जिसने रात भर उन्हें नचाया। अध्याय 7। बीरबल का खुलासा। अकबर अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे थे। उन्होंने पूछा, बीरबल, तुमने ये कैसे किया? क्या सच में जादू किया? बीरबल ने मुस्कुराते हुए मटका उठाया। नहीं जहांपनाह। 1, जुगनू ने भूतों का काम किया। 2, बांस के भूमपू ने डरावनी आवाजें निकाली। 3, गुड़ और चींटियों ने उन्हें शारीरिक रूप से तोड़ा। 4, और अंधविश्वास, वो सबसे बड़ा हथियार था जिसने इनके दिमाग को हरा दिया। बीरबल ने उग्रसेन की ओर मुड़कर कहा, महाराज, युद्ध केवल तलवारों से नहीं जीते जाते। जब मन हार जाता है
तो शरीर अपने आप घुटने टेक देता है। राजा उग्रसेन का घमंड चूर चूर हो गया था। उसने अकबर के सामने सिर झुकाया। मैं मान गया, जिसके पास बीरबल जैसा रत्न हो उसे कोई नहीं हरा सकता। एक खूनी सुबह आगरा के किले में उस दिन सुबह की अजान तो हुई, लेकिन सूरज मानो उगने से डर रहा था। आसमान में काले बादल छाए थे और यमुना का पानी असामान्य रूप से शांत था। मुगल सल्तनत के दरबार में आज तक कई फैसले हुए थे, लेकिन आज का मामला अलग था। आज कटघरे में कोई आम चोर नहीं, बल्कि बादशाह अकबर का सबसे वफादार सेनापति मीर कासिम खड़ा था, और उस पर इल्जाम था बगावत और हत्या का। सबसे डरावनी बात यह थी कि सारे सबूत उसके खिलाफ थे। इसे ही कहते हैं झूठा सच। एक ऐसा सच जो झूठ होकर भी इतना सच लगता है कि भगवान भी उसे न नकार सके। अध्याय 1। वो खौफनाक मंजर पिछली रात फारस, पर्शिया से आए राजदूत शेख अली की उनके अतिथि कक्ष में हत्या कर दी गई थी। शेख अली बादशाह अकबर के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण संधि ट्रीटी का प्रस्ताव लेकर आए थे। रात के दूसरे पहर में पहरेदारों ने चीख सुनी। जब वे दौड़कर कक्ष में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि शेख अली फर्श पर मृत पड़े हैं। उनके सीने में एक खंजर उतार दिया गया था और लाश के ठीक बगल में खून से सने हाथों के साथ सेनापति मीर कासिम खड़े थे। उनके हाथ में वही खंजर था। मीर कासिम की आंखों में शून्यता थी। वे बुद्ध की तरह खड़े थे। जब पहरेदारों ने उन्हें पकड़ा तो उन्होंने विरोध नहीं किया। उनके पास से एक पत्र भी मिला जिस पर मुगल सल्तनत के कई गुप्त राज लिखे थे, जो वे कथित तौर पर दुश्मन देश को बेचने वाले थे। अध्याय 2। गवाह और सबूत दीवान खास खचाखच भरा था। बादशाह अकबर की आंखों में आंसू और गुस्सा दोनों थे। मीर कासिम उनके बचपन के दोस्त थे। नए नियुक्त वजीर जफर खान ने मुकदमा शुरू किया। जफर खान बहुत ही चतुर और कानून का पक्का जानकार था। जहां पनाह जफर ने भारी आवाज में कहा, मैं जानता हूं कि मीर कासिम आपके करीबी है, लेकिन कानून अंधा होता है। हमारे पास 3 सबूत हैं जो चीख चीख कर सच बोल रहे हैं। 1, मौके पर गिरफ्तारी मीर कासिम को लाश के पास हाथ में खंजर लिए रंगे हाथों पकड़ा गया। 2, हस्ताक्षर मीर कासिम की जेब से मिला वो गद्दारी का पत्र जिस पर उनकी अपनी लिखावट और शाही मुहर है। 3, गवाह महल की एक दासी चंपा ने शपथ लेकर कहा है कि उसने मीर कासिम को रात को चुपके से राजदूत के कमरे में जाते देखा था। अकबर ने मीर कासिम की ओर देखा। कासिम, क्या तुम्हें अपने बचाव में कुछ कहना है? कासिम ने सिर उठाया। उनकी आवाज टूटी हुई थी। जहां पनाह, मैं निर्दोष हूं। मुझे नहीं पता मैं वहां कैसे पहुंचा। मैं अपने कमरे में सो रहा था। और अगली चीज जो मुझे याद है, मैं लाश के पास खड़ा था और पहरेदार मुझे पकड़ रहे थे। ये काला जादू है या कोई गहरी साजिश, मैं नहीं जानता, पर जो दिख रहा है वो सच नहीं है। जफर खान हंसा। सो रहे थे और नींद में चलकर हत्या कर दी? ये दरबार कहानियों की जगह नहीं है कासिम। अकबर ने माथा पकड़ लिया। सबूत इतने पक्के थे कि किसी के पास कोई जवाब नहीं था। अकबर ने बीरबल की ओर देखा। बीरबल अब तक खामोश अपनी जगह पर बैठे सब सुन रहे थे। बीरबल, अकबर ने कहा, क्या यह मामला शीशे की तरह साफ नहीं है? बीरबल अपनी जगह से उठे। जहां पनाह, जब पानी बहुत साफ दिखाई दे तो समझ लेना चाहिए कि गहराई में कीचड़ है। जो दिख रहा है वो सच है, लेकिन मीर कासिम का चरित्र भी एक सच है। आज दरबार में 2 सच आपस में लड़ रहे हैं। मुझे 24 घंटे का वक्त चाहिए इस झूठे सच का पर्दाफाश करने के लिए। अध्याय 3। बीरबल की तफ्तीश समय कम था। अगर कल शाम तक बीरबल ने निर्दोषता साबित नहीं की तो कासिम का सिर कलम कर दिया जाएगा। बीरबल सबसे पहले कारागार, जेल गए। मीर कासिम जमीन पर बैठे रो रहे थे। बीरबल, यकीन करो, मैंने नहीं किया।
बीरबल ने पूछा, कासिम, कल रात तुमने खाने में क्या खाया था? वही जो रोज खाता हूं। बस। जफर खान ने अपनी जीत की खुशी में मुझे एक पान खिलाया था। पान? बीरबल की आंखों में चमक आ गई। क्या उस पान का स्वाद कुछ अलग था? हां, थोड़ा कड़वा था, शायद कत्था ज्यादा था। बीरबल वहां से सीधे घटनास्थल, क्राइम सीन पर गए। कमरे में खून सूख चुका था। बीरबल ने हर चीज को बारीकी से देखा। उन्होंने देखा कि कमरे में जल रही मोमबत्तियां पूरी तरह पिघल चुकी थी। खिड़की खुली थी। फर्श पर खून के धब्बे थे, लेकिन बीरबल ने गौर किया कि खून के धब्बे लाश से दरवाजे की तरफ नहीं, बल्कि खिड़की से लाश की तरफ आ रहे थे। बीरबल बुदबुदाए, अगर कासिम दरवाजे से आया, जैसा दासी ने कहा, तो खून के छींटे अलग दिशा में होते। फिर बीरबल ने वो खंजर मंगवाया। वो खंजर बेहद कीमती था। उसकी मूठ, हैंडल पर एक लाल पत्थर लगा था। बीरबल ने उसे सूंघा। लोहे की गंध के अलावा उस पर एक बहुत हल्की, चमेली के इत्र की खुशबू थी। मीर कासिम इत्र नहीं लगाते थे, लेकिन वजीर जफर खान, वो इत्र के शौकीन थे। अध्याय 4, झूठे सच की रचना। बीरबल समझ गए कि कहानी क्या है। ये एक सम्मोहन, हिप्नोटिज्म और औषधि, ड्रग का खेल था। बीरबल ने अपने जासूसों को बाजार भेजा। पता चला कि 2 दिन पहले जफर खान के एक नौकर ने शहर के एक वैद्य से धतूरा और अफीम का एक दुर्लभ मिश्रण खरीदा था। यह मिश्रण इंसान को होश में तो रखता है, लेकिन उसका दिमाग किसी और के काबू में हो जाता है, ज़ॉम्बी स्टेट। बीरबल ने कड़ियां जोड़ी। 1, जफर ने कासिम को नशीला पान खिलाया। 2, कासिम का दिमाग सुन्न हो गया। उसे जो आदेश दिया गया वो उसने किया, जैसे कठपुतली। 3, उसे राजदूत के कमरे में भेजा गया। 4, असली हत्या किसी और ने पहले ही कर दी थी, खिड़की के रास्ते। 5, कासिम को बस वहां खंजर पकड़ाकर खड़ा कर दिया गया ताकि इल्जाम उस पर आए। लेकिन समस्या ये थी, इसे साबित कैसे करें? अदालत सबूत मांगती है, तर्क नहीं। दासी चंपा गवाह थी और खत पर लिखावट कासिम की ही थी, क्योंकि नशे की हालत में उनसे लिखवाया गया था। बीरबल को एक जाल बुनना था, एक ऐसा जाल जिसमें शिकारी खुद फंस जाए। अध्याय 5, बीरबल का नाटक। अगले दिन दरबार लगा। जल्लाद अपनी तलवार तेज कर रहा था। बीरबल दरबार में खाली हाथ आए। क्या हुआ बीरबल? जफर खान ने व्यंग्य से पूछा। क्या कोई सबूत मिला या हार मान ली? बीरबल ने सिर झुका लिया। जहांपना, मैं हार मानता हूं। सारे सबूत मीर कासिम के खिलाफ है। कानूनन उन्हें सजा होनी चाहिए। पूरा दरबार सन्न रह गया। कासिम की उम्मीद टूट गई। अकबर भी हैरान थे। लेकिन बीरबल ने बात आगे बढ़ाई। सजा देने से पहले फारस के राजदूत की आत्मा की शांति के लिए हमें एक रस्म निभानी होगी। हमारे शास्त्रों में लिखा है कि अगर हत्यारा पवित्र अग्नि के सामने खड़ा होकर झूठ बोले तो उसका शरीर काला पड़ जाता है। जफर खान हंसा। यह सब अंधविश्वास है। अगर अंधविश्वास है तो डर कैसा? बीरबल ने चुनौती दी। मैं चाहता हूं कि दरबार के सभी मुख्य लोग, जिनमें मैं, आप, जफर और मीर कासिम शामिल हैं, इस पवित्र धूनी का धुआं लें। अगर कासिम असली कातिल है तो उस पर कोई असर नहीं होगा, क्योंकि वो तो पहले ही पापी है। लेकिन अगर कोई और कातिल यहां छिपा है तो धुआं उसे पहचान लेगा। अकबर ने इशारा किया। रस्म शुरू की जाए। एक बड़ा कढ़ा लाया गया जिसमें विशेष जड़ी बूटियां जल रही थी। उससे गाढ़ा सफेद धुआं निकल रहा था। बीरबल ने कहा, सब लोग कतार में आएं और अपनी हथेलियों को धुएं के ऊपर 10 सेकंड तक रखें, फिर अपने चेहरे पर फेरें। सबसे पहले बीरबल गए, फिर अन्य दरबारी। अंत में जफर खान भी गया। उसने सोचा, यह बीरबल की कोई चाल है, लेकिन धुआं मेरा क्या बिगाड़ लेगा? उसने हाथ धुएं पर रखे
और चेहरे पर फेरे। अंत में मीर कासिम, जो जंजीरों में थे, ने भी यही किया। अध्याय 6। सच का रंग। जब सब अपनी जगह वापस खड़े हुए तो बीरबल जोर से हंसे। जहां पनाह, कातिल पकड़ा गया। सब एक दूसरे को देखने लगे। किसी का चेहरा काला नहीं पड़ा था। जफर चिल्लाया, पागल हो गए हो बीरबल? सबका चेहरा वैसा ही है। तुम्हारा जादू फेल हो गया। बीरबल ने अकबर से कहा, हुजूर, कृपया सबसे कहें कि वे अपनी हथेलियां दिखाएं। अकबर ने आदेश दिया। सबने अपने हाथ आगे किए। बीरबल के हाथ काले थे, मीर कासिम के हाथ काले थे, दरबारियों के हाथ काले थे, लेकिन वजीर जफर खान के हाथ बिल्कुल साफ और गोरे थे। ये क्या है? अकबर ने पूछा। बीरबल मुस्कुराए। जहां पनाह, उस कढ़ा के पेंदे और किनारों पर मैंने कालिख और तेल का लेप लगा दिया था, और जड़ी बूटियों में भी कालिख थी। जो भी निर्दोष था, जिसे अपने मन में कोई चोर नहीं था, उसने निडर होकर कधा को छुआ और धुएं को महसूस किया, इसलिए उसके हाथ काले हो गए। बीरबल ने जफर की ओर उंगली उठाई, लेकिन जफर खान के मन में पाप था। वो डर रहा था कि कहीं सच में ये कोई जादुई धुआं न हो जो उसे पकड़ ले। इसलिए उसने कढ़ा के पास हाथ तो किए, लेकिन उसे छुआ नहीं, बस छूने का नाटक किया। इसीलिए उसके हाथ साज रह गए। अध्याय 7। रहस्य का पर्दाफाश। जफर खान घबरा गया। उसका पसीना छूटने लगा। बीरबल ने तुरंत दूसरा वार किया। सैनिकों, जफर की पगड़ी उतारो। सैनिकों ने जफर को पकड़ा और पगड़ी उतारी। पगड़ी के अंदर से एक छोटी पुड़िया गिरी। वैद्य ने उसे चेक किया। जहां पनाह, ये वही धतूरा और अफीम का मिश्रण है। अब दासी चंपा भी टूट गई। वो पैरों पर गिर पड़ी। मुझे माफ कर दे हुजूर। वजीर जफर ने मुझे धमकी दी थी कि अगर मैंने झूठ नहीं बोला तो वे मेरे परिवार को मार देंगे। मीर कासिम कमरे में बेहोशी की हालत में लाए गए थे। उन्होंने खून नहीं किया। आखिरी सबूत के तौर पर बीरबल ने वो खंजर उठाया, और जहां पनाह, इस खंजर पर जो चमेली का इत्र है उसे सूंघिए। और अब जफर खान की कलाई सूंघिए। खुशबू एक ही थी। अध्याय 8। न्याय। अकबर का गुस्सा 7वें आसमान पर था। जफर, हमने तुम्हें वजीर बनाया और तुमने हमारे ही दोस्त को फंसाने की कोशिश की। जफर ने भागने की कोशिश की, लेकिन मानसिंह ने अपनी तलवार उसकी गर्दन पर रख दी। सच सामने आ चुका था। वो सच जिसे झूठे सच की परतों के नीचे दबा दिया गया था। अकबर ने फैसला सुनाया। मीर कासिम को बाइज्जत बरी किया जाता है और उन्हें वफादार सल्तनत का खिताब दिया जाता है, और जफर खान, इसे तोप के मुंह से बांधकर उड़ा दिया जाए। उपसंहार। एपिलॉग। शाम हो चुकी थी। दरबार खाली हो गया था। अकबर और बीरबल किले की छत पर टहल रहे थे। बीरबल, अकबर ने कहा, अगर जफर ने भी डर के मारे कढ़ा को छू लिया होता और उसके हाथ भी काले हो जाते तो तुम क्या करते? बीरबल मुस्कुराए और डूबते सूरज को देखा। जहां पनाह, अपराधी कितना भी शातिर क्यों न हो, उसका विवेक, कॉन्शियंस हमेशा उसे डराता रहता है। मैंने धुएं पर भरोसा नहीं किया था। मैंने उसके डर पर दाव लगाया था, और डर कभी हारता नहीं है। अकबर ने अपनी अंगूठी उतारकर बीरबल को दे दी। मान गए बीरबल। दरबार में झूठ चाहे कितना भी सजधज कराए, तुम्हारी बुद्धि के सामने वो हमेशा नंगा हो जाता। रेगिस्तान का जादूगर फतेहपुर सीकरी में उस दिन दोपहर को ही शाम जैसा अंधेरा छा गया था। ये किसी तूफान की आहट नहीं थी, बल्कि एक अजीबोगरीब घटना का संकेत था। मुगल दरबार में एक अजनबी आया था। उसका नाम था जादूगर जैघम। वो अरब के रेगिस्तानों से आया था और उसके बारे में मशहूर था कि वह जिन्नात से बात करता है। उसकी कदकाठी लंबी थी, आंखें सुरमे से काली थी, और उसने काले रंग का लबादा ओढ़ रखा था। लेकिन वो अकेला नहीं आया था। उसके साथ 10 हटे-कटे गुलाम एक विशालकाय गाड़ी खींच कर लाए थे,
जिस पर एक भारी पर्दा पड़ा था। दरबार में सन्नाटा था। बादशाह अकबर ने पूछा, ज़ैघम, हमने सुना है तुम दुनिया के सबसे बड़े रहस्य अपने साथ लेकर चलते हो। आज हमारे दरबार में क्या लाए हो? ज़ैघम ने एक कुटिल मुस्कान दी और पर्दा खींच दिया। दरबारियों की सांसें अटक गई। वहां 3 विशाल दरवाजे खड़े थे। वे किसी दीवार से जुड़े हुए नहीं थे, बस लोहे के चौखटों, फ्रेम्स में जड़े हुए थे और दरबार के बीचों बीच खड़े थे। पहला दरवाजा सुर्ख लाल रंग का था, रूबी रेड, जिस पर आग की लपटों जैसी नक्काशी थी। उससे हल्की गर्मी निकल रही थी। दूसरा दरवाजा शुद्ध सोने, गोल्ड का बना था, जिस पर हीरे जवाहरात जड़े थे। वो इतना चमक रहा था कि आंखें चौंधिया जाएं। तीसरा दरवाजा पुराने, सड़े-गले काले लकड़ी का था। उस पर दीमक लगी थी और वो देखने में बहुत ही डरावना और मनहूस लग रहा था। अध्याय 2, मौत की चुनौती। ज़ैघम ने अपनी भारी आवाज में ऐलान किया, शहंशाह, ये साधारण दरवाजे नहीं हैं, ये किस्मत के द्वार हैं। मेरे पास आपके लिए एक चुनौती है। चुनौती? अकबर ने अपनी भौहें चढ़ाई। जी हां, ज़ैघम ने कहा, इन 3 दरवाजों के पीछे 3 अलग अलग चीजें हैं। एक के पीछे दर्दनाक मौत है, भूखे आदमखोर जानवर। दूसरे के पीछे हमेशा की कैद है, एक ऐसी भूल भुलैया जिससे कोई बाहर नहीं आ सकता। और तीसरे के पीछे सल्तनत का भविष्य है, एक ऐसा खजाना और ज्ञान जो मुगल सल्तनत को अमर कर देगा। ज़ैघम ने आगे कहा, शर्त यह है कि आपको या आपके किसी मंत्री को बिना दरवाजा खोले, बिना उसे तोड़े, ये बताना होगा कि सल्तनत का भविष्य, सही रास्ता किस दरवाजे के पीछे है। अगर आपने गलत दरवाजा चुना तो मैं आगरा के पूरे खजाने का मालिक बन जाऊंगा, और अगर सही चुना तो मेरी जान आपकी। अकबर ने मानसिंह की ओर देखा। मानसिंह ने तलवार निकाल ली। जहांपनाह, मैं इस जादूगर का सिर अभी काट सकता हूं। नहीं, अकबर ने रोका, यह बुद्धि की परीक्षा है, ताकत की नहीं। मुल्ला 2 प्याजा आगे आए। उन्होंने सोने के दरवाजे को गौर से देखा। जहांपनाह, खजाना जरूर इसी सोने वाले दरवाजे के पीछे होगा। सोना ही समृद्धि का प्रतीक है। ज़ैघम हंसा, हर चमकती चीज सोना नहीं होती, मुल्ला जी। अध्याय 3, बीरबल का प्रवेश। दरबार में तनाव बढ़ता जा रहा था। अगर गलत दरवाजा चुना गया तो मुगल शान मिट्टी में मिल जाएगी। तभी बीरबल ने प्रवेश किया। वे हमेशा की तरह शांत थे। अकबर ने राहत की सांस ली। बीरबल, ये जादूगर हमें उलझा रहा है। हमें सही दरवाजा चुनना है, लेकिन छूने की मनाही है, खोलने की मनाही है। बीरबल ने तीनों दरवाजों का एक चक्कर लगाया। वे दरवाजों से कुछ दूरी पर खड़े होकर उन्हें घूरने लगे। बीरबल ने ज़ैघम की आंखों में देखा। ज़ैघम की आंखों में आत्मविश्वास था, जैसे उसे यकीन हो कि कोई भी इस पहेली को नहीं सुलझा सकता। बीरबल ने सोचा, ये जादू नहीं, विज्ञान और मनोविज्ञान का खेल है। ज़ैघम ने दरवाजों को ऐसे बनाया है कि इंसान का लालच और डर उसे गलत फैसले लेने पर मजबूर कर दे। बीरबल ने अकबर से कहा, जहांपनाह, मुझे 3 चीजों की जरूरत है। 1, एक जिंदा मुर्गी। 2, एक लंबा लोहे का तार। 3, और दरबार की सारी मशालें बुझा दी जाएं, अंधेरा कर दिया जाए। अध्याय 4, लाल दरवाजे का सच। दरबार में अंधेरा कर दिया गया। केवल चांद की रोशनी रोशनदानों से आ रही थी। बीरबल सबसे पहले लाल दरवाजे के पास गए। उन्होंने लोहे के तार को दरवाजे के नीचे की दरार से धीरे से अंदर डाला। कुछ सेकंड बाद उन्होंने तार बाहर निकाला। तार का सिरा बहुत गर्म था। फिर बीरबल ने उस मुर्गी को दरवाजे के पास छोड़ा। मुर्गी लाल दरवाजे के पास जाने से कतरा रही थी। वो घबराकर पीछे भाग रही थी। जहांपनाह, बीरबल ने अंधेरे में कहा, जानवर खतरे को इंसान से बेहतर सूंघ सकते हैं। इस लाल दरवाजे के पीछे से गंधक, सल्फर और बारूद की हल्की महक आ रही है,
और वहां तापमान बहुत ज्यादा है। इसके पीछे निश्चित रूप से आग का कोई गड्ढा या भयानक गर्मी है। ये मौत का दरवाजा है। जैघम के चेहरे पर शिकन आ गई। बीरबल ने एक दरवाजा नारिज कर दिया था। अध्याय 5। सोने का धोखा। अब बचे थे 2 दरवाजे, सोने का और काली लकड़ी का। ज्यादातर दरबारी अभी भी कह रहे थे कि खजाना सोने के दरवाजे के पीछे होगा। वो इतना सुंदर था कि उसे खोलने का मन करता था। बीरबल सोने के दरवाजे के पास गए। उन्होंने अपने कान दरवाजे से सटाए, बिना छुए, बहुत करीब। उन्हें अंदर से बहुत हल्की, मधुर संगीत जैसी आवाजें आ रही थी, जैसे हवा किसी बांसुरी से गुजर रही हो। बीरबल मुस्कुराए। जहांपनाह, क्या आप सुन रहे हैं? ये दरवाजा बुला रहा है। अकबर ने पूछा, तो क्या यही सही दरवाजा है? नहीं, बीरबल ने गंभीरता से कहा, यह सबसे खतरनाक जाल है। इसके अंदर एक वायु यंत्र, वाइंड मैकेनिज्म लगा है जो सम्मोहन की तरह काम करता है। और बीरबल ने फर्श की ओर इशारा किया। सोने के दरवाजे के ठीक नीचे बहुत महीन धूल पड़ी थी। गौर से देखिए, यहां हवा का दबाव, सक्शन, अंदर की तरफ है। अगर कोई इसे खोलेगा तो हवा का एक ऐसा बवंडर बनेगा जो उसे अंदर खींच लेगा। ये वो भूल भुलैया है जहां से कोई वापस नहीं आता। ये लालच का जाल है। जैघम के माथे पर पसीना आ गया। उसका सबसे बड़ा धोखा पकड़ा गया था। अध्याय 6। मनहूस दरवाजे का रहस्य। अब केवल तीसरा दरवाजा बचा था, काला, सड़ागला और डरावना। दरबारी डर रहे थे। बीरबल, क्या तुम कहना चाहते हो कि सल्तनत का भविष्य इस टूटे हुए कबाड़ के पीछे है? इसमें तो दीमक लगी है। बीरबल उस काले दरवाजे के पास गए। वो देखने में वाकई घिनौना था, लेकिन बीरबल ने नीचे झुककर देखा। दरवाजे की दरार से एक छोटी सी चींटी बाहर आ रही थी, और उसके पीछे एक और चींटी थी जो अपने मुंह में अनाज का दाना लिए हुए थी। बीरबल की आंखों में चमक आ गई। वे खड़े हुए और जोर से बोले, जहांपनाह, यही वो दरवाजा है, इसे खोल दिया जाए। रुकिए, जैघम चिल्लाया। सोच समझकर फैसला लेना बीरबल। इसकी शक्ल देखो, ये तबाही जैसा दिखता है। बीरबल ने जैघम की बात अनसुनी कर दी और सैनिकों को आदेश दिया, दरवाजा खोलो। सैनिकों ने डरते डरते वो काला, भारी दरवाजा खोला। चरमराहट के साथ दरवाजा खुला। सबने अपनी आंखें बंद कर ली, किसी धमाके के डर से। लेकिन वहां से ठंडी, ताजी हवा का झोंका आया। दरवाजे के पीछे कोई दीवार नहीं थी, बल्कि वह दरवाजा किले के उस गुप्त बगीचे की ओर खुलता था जिसे बरसों से बंद रखा गया था। वहां सुबह की पहली किरण, सूरज, पड़ रही थी। फूलों की महक आ रही थी, और सामने एक छोटा सा चबूतरा था जिस पर एक किताब और एक हल, प्लाव रखा था। अध्याय 7। बीरबल का पाठ। अकबर हैरान थे। बीरबल, तुमने ये कैसे जाना? बीरबल ने समझाया। जहांपनाह, 1, लाल दरवाजा हमारे गुस्से और युद्ध का प्रतीक था, विनाशकारी। 2, सोने का दरवाजा हमारे लालच और अहंकार का प्रतीक था, एक सुंदर कैद। 3, लेकिन इस काले दरवाजे को देखिए। ये बाहर से बदसूरत था, कठिन था, लेकिन इसके नीचे से जो चींटी आ रही थी वो अनाज लेकर आ रही थी। चींटियां अनाज वही ले जाती है या वहां से लाती है जहां जीवन हो, मिट्टी हो और प्रकृति हो। जहां बारूद या जहर होता वहां चींटी कभी नहीं जाती। बीरबल ने उस हल और किताब की ओर इशारा किया, और जैघम ने सच कहा था। इसके पीछे सल्तनत का भविष्य है। किसी भी राज्य का भविष्य सोने चांदी में नहीं, बल्कि किसान की मेहनत, हल और ज्ञान, किताब में होता है। रास्ता हमेशा मुश्किल और बदसूरत लग सकता है, जैसे ये दरवाजा, लेकिन मंजिल सुकून देती है। उपसंहार। जादूगर का सच। जैघम घुटनों पर गिर पड़ा। शहंशाह अकबर,
मैंने दुनिया भर के राजाओं को लूटा है। लोग हमेशा सोने के दरवाजे की तरफ भागते हैं और कैद हो जाते हैं, या अपनी ताकत दिखाने के लिए लाल दरवाजा खोलते हैं और मारे जाते हैं। ये पहला दरबार है जहां बुद्धि ने लालच को हरा दिया। अकबर ने बीरबल को गले लगा लिया। बीरबल, तुम न होते तो हम सोने की चमक में अपनी सल्तनत गवा बैठते। जैघम को माफ कर दिया गया, लेकिन इस शर्त पर कि वह अपने विज्ञान का इस्तेमाल सल्तनत की भलाई के लिए करेगा, न कि लोगों को ठगने के लिए। उस रात फतेहपुर सीकरी में जश्न मना, लेकिन वो काला दरवाजा वही रहने दिया गया, एक याद दिलाने के लिए कि सच्चाई अक्सर कड़वे और बदसूरत आवरण में लिपटी होती है, जबकि झूठ सोने के लिबास में आता है।